एपिसोड 22। उसकी धमकी में काबिल गौर बात अपनी जगह से ना हिलने की हिदायत दी। उसका मकसद था कि उसको दोनों साथी अपने डंडे सुकून से मेरे सर पर आजमाएं, लेकिन जाहिर है मैं उसकी हिदायत पर अमल करके अपना सर तोड़वाने के मूड में नहीं था। इसलिए उसकी धमकी को नज़रअंदाज करके मैंने झटका दिया। एक हमलावर का डंडा शाय की आवाज़ के साथ मेरे सर के ऊपर से गुजरा। उस बदबख्त ने इतनी ज़ोर से हाथ घुमाया जैसे अनजानी करने का इरादा लेकर आया हो। दूसरे ने मौके से फ़ायदा उठाकर मेरे झुके हुए सर पर डंडा आजमाना चाहा। इस दौरान मैं पहले वाले को लात रसीद करके दूर फेंक चुका था। मैं दौड़ा और मारने वाले के पेट में घुस गया। उसने बहरहाल डंडा चला दिया। वार तकरीबन बेअसर था, इसलिए मुझसे ज़्यादा शोर उसने मचाया। मेरे सर की टक्कर ने उसके पेट में हलचल मचा दी थी, मगर उसने डंडा नहीं छोड़ा। जैसे मैं पीछे हटा, उसने मुश्तैल होकर हाथ घुमाया। बचते हुए भी डंडा बाएं बाजू पर लगा और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा बाजू नाकारा हो गया हो। इसी अवस्था में लात खाने वाला बिफरे हुए बैल की तरह फनकारे मारता आया। उसका वार मेरे दाएं पहलू पर लगा। दर्द से तड़प कर मैंने दोबारा लात चलाई और उसे दूर फेंक दिया। फिर झुकाई देकर वार नाकारा किया और उसके पेट में इस बार मुक्का मारकर उसे भी नाकारा कर दिया। लात खाने वाला जमीन पर यूं तड़प रहा था जैसे नज़ा के आलम में हो। पेट में मुक्का खाने वाला भी हिम्मत हार बैठा। वो गाड़ी के साथ टिका हाँप रहा था। गालिबन ये पेट भरकर खाना खाने का असर था। मेरे जहन पर छाए खुमार की वजह से मैं तीसरे फर्द यानी रिवॉल्वर वाले को फरामोश कर बैठा था। उसने मेरी गफलत से फ़ायदा उठाकर चुपके से मेरे सर पर वार कर दिया। मेरी आंखों के आगे सितारे से नाच गए। मैंने रिवॉल्वर वाले की आवाज़ सुनी, हरामी कहीं का। उसके साथ ही दूसरा ज़्यादा सख्त वार मेरी गुद्दी पर पड़ा और मुझे बस इतना याद रहा कि मैं मुंह के बल ज़मीन पर गिर रहा था। मैं बिल्कुल नहीं जान सका था कि ये लोग कौन थे और मुझे इस तरह अगवा करने की क्या ज़रूरत पेश आ गई थी। वो चाहते तो गाड़ी से उतरे बगैर मुझे गोली भी मार सकते थे। इस तरह हमला करके मुझे काबू करने का मकसद अगवा करके ले जाना था। होश में आने पर मुझे अपना सर शानों पर भारी पत्थर जैसा लग रहा था। मैं किसी सख्त जगह पड़ा था। अपनी पुश्त तले मुझे नमी और सर्दी महसूस हो रही थी। खासी देर बाद मेरे अंदर इतनी हिम्मत पैदा हुई कि आंखें खोलकर देख सकूं। मैंने हल्की सी आंख खोली। मैं किसी वीरान नजर आने वाले कमरे में फर्श पर पड़ा था। बाएं तरफ से रोशनी का एहसास हो रहा था। उस तरफ दीवार पर पीले रंग का बल्ब जल रहा था। कमरे की दूसरी शाम मैं खुद था जो नंगे फर्श पर पड़ा था। एक तरफ से सीढ़ियां ऊपर जा रही थीं, गोया कोई तहखाना था। किसी को वहां ना पाकर मैं उठ बैठा, अपना सर टटोला। बेदर्दी से किए जाने वाले वारों ने खाल को फाड़ दिया था और खून बालों में जम चुका था। उठते मुझे शिद्दत का चक्कर आया। मैं खिसक कर दीवार तक गया और उससे टेक लगाकर गहरी सांसें लेने लगा। चंद मिनटों बाद मेरी हालत बेहतर हुई तो मैंने उठकर सबसे पहले तहखाने का जायजा लिया। ये कोई 10-20 फुट का तहखाना था। एक तरफ सीढ़ियां ऊपर जा रही थी। जहां वो खत्म हो रही थी वहां लोहे का एक दरवाज़ा नजर आ रहा था और वो बंद था। ज़मीन से कोई 10 फुट की ऊंचाई पर सीढ़ियों से मुखालिफ सिमत वाली दीवार पर रोशनदान था। उससे आती तारीकी की झलक बता रही थी कि बाहर रात है या ये रोशनदान किसी और बंद जगह पर खुलता था जहाँ बाहर की रोशनी नहीं आती थी। मेरे पास से घड़ी ले ली गई थी। मेरे पर्स और जूते तक गायब थे। मेरे पास इंतज़ार करने के सिवा कोई चारा ना था। तहखाना खासी गहराई में था, इसलिए उसकी ज़मीन और दीवारों से सीलन आ रही थी। इसी वजह से मुझे होश में आते ही नमी और सर्दी का एहसास हुआ था। मेरी पतलून और कमीज़ का जो हिस्सा ज़मीन से लगा था वो नम हो रहा था। मैं सीढ़ियों पर ज़रा ऊपर होकर बैठ गया। मुझे हसन अली का ख्याल आ रहा था। जब उसने वापस आकर जीप पर लगा रुक्का देखा होगा तो झंझला गया होगा, और फिर जब मैं वापस नहीं पहुंचा हूँगा तो उसकी झंझलाहट तशवीश में बदल जाएगी और अब तक उसने मुझे तलाश करना शुरू कर दिया होगा। महापारा को इत्तला की गई होगी तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया होगा। दरमियान में मैंने एक बार उठकर दरवाज़ा चेक किया। वो बाहर से बंद था और खासा मजबूत था। मैं सब्र करके वापस बैठ गया। घड़ी ना होने की वजह से वक्त गुजरने का एहसास नहीं हो रहा था, लेकिन मेरा अंदाज़ा था कि आधी रात के बाद का वक्त था। गोया मैं 4-5 घंटे बेहोश रहा था। मई के महीने में इस्लामाबाद में खासी गर्मी होती है। तहखाने में भी घुटन का एहसास होने लगा था। ऊपर सीढ़ियों पर गर्मी महसूस हुई तो मैं दोबारा फर्श पर आ गया। वक्त गुजरने के साथ साथ बेचैनी में इजाफा होने लगा। मैं फर्श पर उतरकर टहलने लगा। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे अगवा करने वाले कौन थे और उनके जहन में क्या था। तंग आकर मैंने सोने का फैसला किया। ना जाने मैं कितनी देर सोता रहा, फिर खतरे के एहसास ने मुझे चौंकाया। मैंने तड़प कर करवट ली। उस करवट ने मुझे उस ठोकर से बचा लिया जो मेरे मुंह पर पड़ने वाली थी। एक भारी भरकम पिशावरी चप्पल मेरे चेहरे के पास से गुजरी। दूसरी ठोकर पड़ने से पहले मैं लुढ़क कर उस शख्स से दूर चला गया। खबीस का बच्चा। नाकाम रहने वाले ने मुझे गाली दी। मैं उछलकर खड़ा हो गया।
तहखाने में 2 अफराद का मजीद इजाफा हो गया था। एक तो वही पठान था जिसने मुझे ठोकर मारने की कोशिश की थी। उसका सुर्ख चेहरा अपनी नाकामी पर मजीद सुर्ख हो गया था। वो गुर्रा कर मेरी तरफ लपक रहा था कि उसके पंजाबी नजर आने वाले साथी ने रोक लिया। आराम से खान, ये बड़ी कुत्ती शह है। खान ने नाकाबिले अशाद जुबान में बताया कि उसने किस तरह बड़ी कुत्ती अशिया को अपने काबू से करके दुरुस्त किया है। मैंने सुकून से कहा, गालिबन उन नशे में तुम्हारा खानदान भी शामिल होगा, तुम्हें देखकर अंदाजा हो रहा है। खान बिल्कुल बेकाबू हो गया। वो अपने साथी के रोकने के बावजूद अड़ने भैंसे की तरह डकराता हुआ मेरी तरफ लपका। मैं अपनी जगह से हिला नहीं और जैसे ही वो नजदीक आया मैं एकदम तिरछा होकर फर्श पर गिरा। अपने दोनों पांव जरा फैलाए और जैसे ही उसकी एक टांग मेरी दोनों पिंडलियों के दरमियान में आई, मैंने उसे गिरफ्त में लेकर आगे की तरफ रोल किया। वो पहले खासी तेजी से आ रहा था, ऊपर से मैंने उसकी रफ्तार को महमेज दी और वो खासी ताकत से मुंह के बल जमीन पर जा गिरा। जिस मुंह से चंद लम्हे पहले तक मुगल्लिज़ात बरामद हो रही थी, अब उससे खून की पिचकारियों के साथ कई अदद दांत भी निकल आए। उन सब के साथ उसके मुंह से हाय वाय भी बरामद हो रही थी। बस अब कोई हरकत ना करना। दूसरे ने पिस्तौल निकाल लिया। मैं रुक गया। पठान एक बार फिर गालियां देता हुआ मेरी तरफ आने लगा। इसे रोको, वरना मुंह के साथ इसकी हड्डियां भी टूटेंगी। मैंने पिस्तौल वाले को खबरदार किया, खान तुम्हें क्या कहा था, आप खामोश रहो या बाहर चले जाओ। उसका साथी गुर्राया। पिस्तौल वाले को मैं पहली मर्तबा देख रहा था। ये ना तो उन लोगों में से था जो मुझे अगवा करके लाए थे और ना ही मैंने उसे पहले कहीं देखा था। कौन हो तुम और मुझे इस तरह किडनैप करके हब्से बेजा रखने का मकसद क्या है? वो दुबला लेकिन तवील कामत आदमी था। सर के बाल सामने से उड़े हुए थे और उम्र 40 के आसपास थी। बज़ाहिर कोई खास बात ना होने के बावजूद वो मुझे उस तनुमंद पठान और अगवा करने वालों से ज्यादा खतरनाक लगा था। उसकी ठहरी हुई सर्द आंखों में अजीब सा तासुर था। कोई आम आदमी उन आंखों को देखकर ही डर जाता। मुस्कुरा दिया, बरखुरदार, इतनी जल्दी मुनासिब नहीं है सवालात के लिए, अभी तुम्हें कुछ अरसा हमारे पास ही रहना है। फिर उसने अपनी जेब से एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर निकाला। उस जमाने में ये चीज नई नई आई थी और खासी महंगी थी। मैंने उसे देखा और खुशदिली से पूछा, इसके बजाय तुमको बड़ा टेप रिकॉर्डर लाते तो अच्छा होता। उसने मेरी बात सुनी अनसुनी की और रिकॉर्डर मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, अभी मैं इसे ऑन करूंगा और तुम इसमें पैगाम रिकॉर्ड करोगे। खान, पैगाम दो इसे। खान ने नफरत भरे अंदाज में एक पर्चा मेरी तरफ फेंका। मैंने उठाकर देखा, उस पर लिखा था, पापा, मैं इन लोगों के पास खैरियत से हूँ और उस वक्त तक खैरियत से रहूंगा जब तक आप इनका मुतालबा नहीं मान लेते। मैंने पर्चा पिस्तौल वाले की तरफ फेंका। अव्वल तो मैं इस किस्म का कोई पैगाम रिकॉर्ड कराऊंगा ही नहीं, और अगर करा भी दिया तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। पापा मेरे हकीकी बाप नहीं है, बल्कि उन्होंने मुझे पाला है। मैं उन्हें जानता हूँ। अगर तुम उनकी सगी औलाद को भी ले आते ना, तो भी उनसे अपना मुतालबा नहीं मनवा सकते थे। यू डोंट वरी, तुमसे जितना कहा जा रहा है बस इतना ही करो, और अगर मैं ना करूँ तो तब भी कुछ नहीं होगा। इस वक्त भी रिकॉर्डर चल रहा है, तुम्हारी सारी गुफ्तगू टेप हो चुकी है। मैं ठंडी सांस लेकर रह गया। मुझे गाफिल समझकर खान ने अचानक मुझ पर हमला कर दिया। वो गालिबन अपनी जेब मिटाना चाहता था। उसने अचानक मेरी कनपट्टी पर मुक्का मारने की कोशिश की। मैं उसकी तरफ से पूरी तरह होशियार था, इसलिए आसानी से उसका वार खाली गया और फिर मेरा मुक्का उसकी नाक पर पड़ा। यूं उसके नाक नक्शे में जो कमी रह गई थी वो भी पूरी हो गई। वो ज़िबा किए जाने वाले बैल की तरह टकराया। अहमक कहीं के, कहा था ना इससे दूर रहना। पिस्तौल वाले ने उसे डांटा। खान ने खूंखार नजरों से मुझे घूरा। मैं तुम्हें छोड़ेगा नहीं। जरूर, पहले जाकर अपनी मरहम पट्टी कराओ। ज्यादा खून बह गया ना तो बाज़ औक़ात बच जाना भी मुश्किल होता है। वो खूंखार नजरों से घूरता हुआ सीढ़ियों की तरफ चला गया। मैंने पिस्तौल वाले से पूछा, तुम्हारा मुझे रोकने का लंबा चौड़ा प्रोग्राम है, क्या मैं इस तहखाने में रह सकूंगा? बस कल तक की परेशानी बर्दाश्त कर लो। बास मजबूरियों की वजह से तुम्हें यहाँ रखा है। जल्द तुम्हें एक बेहतर जगह मुंतकिल कर दिया जाएगा, लेकिन कोई उल्टी हरकत मत करना। एक मसला और भी है, यानी खाने के बाद इखराज का। खाने को तो तुम कुछ ना कुछ दोगे ही, लेकिन उसके बाद क्या होगा? सुबह तक सब्र कर सकते हो तो कर लो, वरना यही कोई कोना इस्तेमाल कर लेना। चलो ठीक है, खाने और बाथरूम जाने का मसला तो सुबह होगा, लेकिन पानी तो दे सकते हो ना? मैंने खासी देर से पानी नहीं पिया। हाँ, वो मिल जाएगा। वो उल्टे कदमों सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। रिकॉर्डर उसने पहले ही जेब में रख लिया था। मैं उससे खासे फासले पर था, लेकिन वो मेरी तरफ से एक लम्हे को भी गाफिल नहीं हुआ था। वो दरवाजे से बाहर निकल गया। दरवाजा उसने बंद कर लिया। तकरीबन 10 मिनट बाद दरवाज़ा खुला और पानी की एक बोतल और बिस्किट का डब्बा अंदर आया। दरवाज़ा दोबारा बंद हो गया। मैंने ऊपर जाकर बोतल और डब्बा उठा लिया।
उस वक्त मुझे भूख प्यास महसूस नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने पानी और बिस्किट एहतियात से इस्तेमाल करने का फैसला किया। थोड़ा सा पानी पिया और दोबारा सोने के लिए लेट गया। इस बार फौरी तौर पर नींद नहीं आई। मुख्तलिफ सोचें मेरे दिमाग पर हमलावर होती रहीं। अपना बचपन और मौजूदा हालात मुझे रह रह कर सोचने पर मजबूर कर रहे थे। मेरी ज़िंदगी एक नॉर्मल लड़के की ज़िंदगी से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ना मैंने अपने माँ बाप को देखा था और ना ही अपने ख़ानदान से वाकिफ़ था। होश संभाल कर खुद को जमशेद पैलेस में पाया था। मुझे जल्द मालूम हो गया था कि मैं वहाँ सिर्फ परवरिश पा रहा हूँ, मेरा जमशेद अली खान से कोई रिश्ता नहीं है। फिर 12 बरस की उम्र में मुझ पर पुरस्कार हमले होने लगे। मुझे अगवा करने और मारने की कोशिशें की गईं। मेरा एक मुहाफिज उन कोशिशों की नज़र हो गया। फिर हसन अली आया और उसने ना सिर्फ अब तक मुझे दुश्मनों से महफूज रखा था, बल्कि उनसे बचने की तरबियत भी दे रहा था। इसके बावजूद मामूल से हटकर वाक़यात मेरा ताक़ुब कर रहे थे। ना जाने मुझे कब नींद आ गई, लेकिन ये कच्ची और चौंकती हुई नींद थी। सुबह जैसे तहखाने का फौलादी गेट खुलने की आवाज़ आई, मैं उठ बैठा। सारी रात कच्ची नींद और फिर नम फर्श पर लेटने से जिस्म टूट रहा था। अंदर आने वाला अजनबी था। वो सूरत से बदमाश के बजाय किसी कदर मजलूम लग रहा था। उसने एक छोटी सी ट्रे उठा रखी थी, उससे एक भाप उड़ाता कप साफ नजर आ रहा था। चाय के साथ एक अदद बंद था। ट्रे उसने मेरे सामने रख दी। वो बेधड़क मेरे पास चला आया। गालिबन वो कोई गैर अहम आदमी था। अगर मैं उसे काबू कर भी लेता तो मुझे कोई फ़ायदा ना होता। साहब, नाश्ता कर लो, फिर ऊपर चलकर लैट्रिन से फारिग हो जाना। मैं लैट्रिन जाने की ज़रूरत भी महसूस करा था, मगर पहले भूख का मदावा करने का फ़ैसला किया। अगरचे बन और बिस्किट का डब्बा मेरी खुराक के लिहाज से नाकाफ़ी थे, फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इस कैद के आलम में इतना ही मिल गया है। खाकर और चाय पी कर मैंने उससे कहा, चलो ऊपर। आओ साहब। मेरा ख्याल था कि ऊपर कोई हथियार बदस्त मौजूद होगा, मगर तहखाने के उस दरवाजे के सामने कोई ना था। दरवाज़ा एक गैलरी के आखिरी सिरे पर खुल रहा था और उस जगह की हालत से लगता था कि ये कोई ज़ेर तामीर मकान है। दीवारों पर पलस्तर तक नहीं था। जहाँ तहखाने का दरवाज़ा था, उसके साथ ही गैलरी के सिरे पर बाहर जाने वाले रास्ते पर उसी तरह का फौलादी दरवाज़ा था। गैलरी के दाएं बाएं जो बगैर चौखटों के खला थे, ये कमरे थे जो अभी पलस्तर के मोहताज थे। अलबत्ता खिड़कियों पर फौलादी ग्रिल थी, गोया मेरे फरार के रास्ते मसदूद थे। उस गैलरी के आखिरी सिरे पर नामुकम्मल वॉशरूम था, जहाँ सिर्फ पानी और निकासी के सुराख के अलावा कोई सहूलत नहीं थी। मैंने उन्हीं सहूलतों से इस्तेफादा किया। वॉशरूम का दरवाज़ा तक नहीं था। वो बेचारा एक तरफ आड़ में खड़ा हो गया। बाहर आकर मैंने उससे पूछा, कौन सी जगह ये? पता नहीं साहब, हम तो खुद इधर कैद है। यानी अगर मैं तुम्हें यरगमाल बना लूँ तो? कोई फ़ायदा नहीं होगा, इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बेशक तुम मुझे मार भी दो। तुम यहाँ क्यों कैद हो? पता नहीं साहब, हम तो मजदूर हैं, ये काम के लिए लाया और इधर कैद कर दिया। 4 दिन हुए, अब हम इनकी खिदमत करता है, चाय बनाता है, बर्तन धोता है। क्या ये जगह तामीर शुदा है? बस ये हिस्सा ऐसे ही है, बाकी तो बड़ा अच्छा कोठी है। कितने अफराद हैं यहाँ? 4 आदमी हैं, उसके अलावा 2 कुत्ते हैं जो बाहर पहरा देते हैं। इन लोगों ने धमकी दिया है, अगर हमने भागने की कोशिश किया तो ये हमको कुत्तों के आगे डाल देगा। क्या फरार के इम्कानात भी नहीं है? नहीं, कोठी के चारों तरफ 10 फुट ऊंचा दीवार है और दरवाज़ा ये बटन दबाकर खोलता बंद करता है। अगर मैं तहखाने में ना जाऊं तो ये लोग बाहर से दरवाज़ा नहीं खोलेगा, हम भी आपके साथ इधर ही बंद रहेगा। वो सादगी से बोला। मुझे उन लोगों की हिकमत अमली की दाद देना पड़ी। उन्होंने मेरे फरार के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। बादल नाखास्ता मैं वापस तहखाने में चला गया। मैं उनको कोई मौका नहीं देना चाहता था। अब तक उन्होंने मुझे कोई तकलीफ़ नहीं दी थी, लेकिन मुझे इसकी भी खुशफहमी नहीं थी कि उन लोगों का ये रवैया अज़रा इंसानियत है, बल्कि वो फिल वक्त मुझे कोई नुकसान ना पहुंचाने पर मजबूर थे। जमशेद अली तक मेरी आवाज़ का रिकॉर्ड पहुंचाने का मकसद ये था कि वो उनसे कोई बात मनवाना चाहते थे, और ये उसी सूरत में मुमकिन था जब मैं सही सलामत उनकी कैद में मौजूद रहूं। वो मुझे अपना मकसद हासिल होने तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। उन लोगों का मुतालबा जमशेद अली से क्या हो सकता था? मैंने सोचा, क्या पैसा? वो लोग मेरा तावान तलब करते, मगर ये ऐसा ही था जैसे कोई हाथी से गन्ना तलब करे। जब वो जमशेद अली के बारे में जानता था तो ये भी जानता होगा कि वो किस किस्म का आदमी है। वो उस दरिया का मगरमच्छ था जिसके वो कछुए थे, लेकिन ना जाने क्यों ये बात मेरे दिल को नहीं लगी। अगरचे उनके बारे में वाज़ेह नहीं था, फिर भी मुझे लग रहा था कि इन लोगों का ताल्लुक अरशद बिल्ला के ग्रुप से है, वरना इस शहर में मेरा और कोई दुश्मन नहीं था। उन लोगों ने मुझे अंधाधुंध नहीं उठाया था, बल्कि वो मेरे बारे में अच्छी तरह जानते थे। अरशद बिल्ला का भाई मुर्शिद भी हमारे पीछे एबटाबाद तक आया था। गोया वो लोग मेरे पीछे थे। मैं इस बारे में मोहतात ही रहता
لیکن ماریا کے ساتھ پیش آنے والے حادثے اور پھر اس کے باپ بھائی کے رویے نے مجھے ذہنی طور پر اتنا پریشان کر دیا تھا کہ میں اس نقطے کو فراموش کر بیٹھا تھا کہ اس شہر میں میرے خون کے کچھ پیاسے موجود ہیں۔ ارشد بلّہ گروپ معمولی جرائم پیشہ افراد پر مشتمل نہیں تھا، بلکہ یہ اونچے درجے کے بدماش تھے جن کے سرپرست اعلیٰ ایوانوں میں بیٹھے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اسلام آباد کی مستعد پولیس بھی ان پر ہاتھ ڈالنے سے قاصر تھی۔ میں نہیں سمجھتا تھا کہ وہ جمشید علی سے ٹکر لے سکتے تھے۔ ان کی پہنچ بہت اونچی سطح تک تھی۔ حد تو یہ تھی کہ وہ جب چاہتے صدر مملکت تک سے مل سکتے تھے۔ سیکریٹری کی سطح کے لوگ ان سے ملنے وقت لے کر آتے تھے۔ جمشید پیلس میں مختلف تقریبات میں سندھ اور ملک بھر کے سیاستداں شریک ہونا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے۔ پولیس کے اعلیٰ افسران جمشید علی سے ایسے ملتے تھے جیسے ان کے مرید ہوں۔ اس کے باوجود میں مقامی سطح پر ارشد بلّہ کے گروہ کو کمزور نہیں سمجھتا تھا۔ ان کی اتنی پہنچ تھی کہ انہوں نے پولیس کی جانب سے پکڑ دھکڑ کے باوجود ہمارا تعاقب کیا اور ان کے 6 آدمی مجھے خاص طور سے اٹھانے آئے تھے۔ اگرچہ وہ ناکام رہے تھے لیکن اس سے ان پر حرف نہیں آتا تھا۔ بلا شبہ میرا اس وقت نظر میں آنا ایک اتفاق تھا، لیکن انہوں نے جتنی تیزی سے میرے اغوا کی پلاننگ کی اور اس پر عمل درآمد کیا، یہ کسی معمولی گروہ کے لیے ممکن نہیں تھا۔ 8 اہم افراد کی گرفتاری کے باوجود ارشد بلّہ گروپ پوری طرح فعال تھا۔ اگر میرے اغوا میں وہی ملوث تھے تو اوپر روشن دان سے اتنی روشنی آ رہی تھی کہ بلب کی روشنی نہ ہونے کے باوجود تہخانہ ہلکا سا تاریک تھا۔ میں سیڑھی پر بیٹھ گیا۔ مجھے اب انتظار تھا کہ کب مجھے اس تہخانے سے نکال کر کہیں اور لے جایا جاتا ہے۔ یہ انتظار اس لیے نہیں تھا کہ مجھے اس تہخانے سے نکل کر کسی بہتر جگہ جانے کی امید تھی، بلکہ اس لیے کہ شاید اس دوران مجھے فرار کا موقع مل جائے۔ اس شخص نے مجھے اس جگہ کے جو حالات بتائے تھے اس کی روشنی میں یہاں سے فرار حد سے زیادہ مشکل تھا، اور سب سے بڑی بات تھی کہ مجھے کسی جگہ سے فرار کا کوئی تجربہ بھی نہیں تھا۔ جب وہی مظلوم صورت شخص دوپہر کا کھانا بھی لے کر آیا تو مجھے احساس ہوا پستول والا نے اس معاملے میں بھی مجھے بخوبی بیوقوف بنایا تھا۔ غالباً اس کا مقصد مجھے سکون سے رکھنا تھا۔ کھانا دے کر وہ واپس چلا گیا۔ یہ دال اور تندوری روٹی تھی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ بھی مل رہا ہے۔ ان لوگوں سے مرغ مسلم کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ بھوک زیادہ نہیں تھی، اس کے باوجود میں نے کھا لیا کہ نہ جانے کب ان کا رویہ بدل جائے اور مجھ پر کھانا پانی حرام کر دیا جائے۔ برتن ایسے ہی پڑے رہے۔ اس وقت دوپہر کے اوقات تھے۔ جب روشن دان سے آنے والی روشنی مدھم ہوئی تو بلب جل اٹھا۔ مجھے غائب ہوئے 1 دن ہونے کو آ رہا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ حسن علی اور پاپا نے مجھے تلاش کرنے کے لیے کیا کیا جتن نہیں کیے ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ ناکام رہے ہوں گے، ورنہ میں یوں قید میں پڑا نہ ہوتا۔ رفتہ رفتہ دن بالکل ڈھل گیا اور روشن دان تاریک ہو گیا۔ رات کو دروازہ کھلا اور حنیف نیچے آیا۔ مظلوم صورت نے اپنا نام یہی بتایا تھا۔ ڈنر دے کر اور دوپہر کے برتن لے کر وہ واپس جانے لگا تو میں نے اسے روک لیا۔ یار، کھلائے جا رہے ہو، اللہ کے بندے کیسے اپنے پیٹ میں رکھوں؟ میرا مطلب سمجھ کر ہنس پڑا۔ صاحب، اگر فوری ضرورت ہو تو ابھی لیے چلتا ہوں، ورنہ کھانا کھا لیں، بس آدھے گھنٹے بعد آتا ہوں۔ ٹھیک ہے، پر آ ضرور جانا۔ وہ چلا گیا۔ اس بار کھانے میں آلو گوشت اور تندوری روٹی تھی۔ جب تک میں کھانے سے فارغ ہوا حنیف آ گیا۔ وہ میرے لیے چائے بھی لے کر آیا تھا۔ میں نے ان لوگوں کے لیے بنائی تھی تو آپ کے لیے بھی لے آیا۔ شکریہ حنیف بھائی۔ حنیف کو مجھ سے ہمدردی ہو گئی تھی اور میں غور کر رہا تھا کہ اس ہمدردی کا کس طرح سے فائدہ اٹھاؤں۔ چائے پینے کے دوران میں بظاہر سرسری انداز میں اور در حقیقت اس سے کریت کر ان لوگوں اور اس کوٹھی کے بارے میں پوچھتا رہا۔ وہ بھول پن سے جواب دیتا رہا۔ پھر وہ برتن لے کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے مجھے واش روم چلنے کے لیے کہا۔ واش روم سے واپسی پر پہلے اس نے مجھے تہخانے میں بند کیا، تبھی باہر کا دروازہ کھلا۔ دراصل جب وہ باہر جانے لگتا تھا تو دروازہ بجاتا تھا اور باہر موجود شخص یہ دیکھ کر اطمینان کرتا تھا کہ تہخانے کا دروازہ باہر سے بند ہے، تب بھی وہ دروازہ کھول کر حنیف کو باہر آنے دیتا تھا۔ اوپر تقریباً 2 کنال پر پھیلی اس کوٹھی کا بیشتر حصہ چاروں طرف سے کھلے صحن کی صورت میں تھا۔ اس حصے کو چھوڑ کر دیگر 4 کمرے اور کچن اور باتھ روم وغیرہ مکمل تھے۔ پستول والے اور خان سمیت 4 افراد تھے۔ 5واں حنیف تھا، لیکن میری طرح وہ بھی قیدی تھا۔ بس فرق اتنا تھا کہ وہ کمزور اور فطرتاً خوفزدہ شخص تھا، اس لیے اسے ڈرانے کے ساتھ کسی قدر آزادی بھی دی ہوئی تھی تاکہ وہ گھر کے کام نمٹا سکے۔ اسے باہر صحن میں جانے کی اجازت تھی، لیکن کسی دیوار کے پاس یا مین گیٹ تک جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ان 4 میں سے ایک ہمہ وقت مین گیٹ پر رہتا تھا۔ عام طور سے رات میں یہ ڈیوٹی خان کی تھی، جس کا نام حنیف نے گل خان بتایا تھا۔ دن میں مجیب نامی شخص کی ڈیوٹی ہوتی تھی۔ پستول والا عالمگیر تھا اور چوتھے ساتھی کا نام مشتاق تھا۔ ان میں سے صرف عالمگیر اور مشتاق ہی باہر جایا کرتے تھے۔ گل خان اور مجیب اندر رہا کرتے تھے۔ بظاہر عالمگیر ان کا باس نظر آتا تھا۔
उन सब के पास असलहा था। खासतौर से आलमगीर हमा वक्त पिस्तौल से मुसल्ला रहा करता था। इसके अलावा उनके पास राइफलें और बम भी थे। हनीफ को ये सारी बातें उनके पास रहने से मालूम हुई थी। उसने बताया था कि जिस कमरे में आलमगीर रहता है उसे हर वक्त लॉक रखता था, क्योंकि उन्हें खतरा था कि कोई हथियार हनीफ के हाथ ना लग जाए और वो उसे इस्तेमाल करने की कोशिश ना करे। मेरा जहन सोचने में मसरूफ था। उसकी वजह यह थी कि उस कैद के आलम में मेरे पास सोचने के सिवा और कुछ था नहीं। दूसरे हनीफ से जो मैंने मालूमात हासिल की थी उनसे कोई बात मेरे जहन में चुभ रही थी, कोई ऐसी बात जो मेरे फ़ायदे की थी। मैं आज़ादी हासिल कर सकता था, लेकिन वो बात खासे गौर खोज के बाद भी समझ नहीं आई, तो मैं सोने के लिए लेट गया। माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि इंसानी दिमाग कभी नहीं सोता, यह मुस्तकिल जागता रहता है, अपने अफ़ाल अंजाम देता है, जिस्मानी मशीनरी को फाल रखता है, उनकी खराबियां दुरुस्त करता है। बेशुमार नफ्सियाती मसाइल जो शऊर हल नहीं कर पाता, लाशऊर उन्हें सोने के आलम में हल कर देता है। मैंने सोने से पहले इस मामले पर इतना गौर किया था कि सोने के बाद भी ये मसला मेरे दिमाग पर तारी रहा, हत्ता कि मैंने इस बारे में ख्वाब में भी देखा। ख्वाब में मैं दुश्मनों से लड़ भिड़कर फरार होने की कोशिश करा था। इस कश्मकश में उन्होंने मुझे गोली मार दी। मैं अचानक चौंक कर उठ बैठा। मेरा जिस्म पसीने में शराबोर हो रहा था और दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने चंद गहरी सांसें लेकर अपनी हालत पर काबू पाया। मोहम्मद मेरे जहन में वो बात आ गई जो खासी देर से दिमाग में चुभ रही थी। हनीफ ने बताया था कि बाहर जाने के लिए दरवाज़ा उस वक्त खोला जाता है जब बाहर मौजूद फ़र्द ये इत्मीनान कर लेता है कि तहखाने का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया गया है, यानी मैं तहखाने में बंद हो चुका हूँ। फ़र्ज़ किया जाए कि मैं तहखाने से बाहर होता हूँ और उसका दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया जाता है। इस सूरत में बाहर वाला मुतमईन होकर दरवाज़ा खोल देता और मैं उस पर काबू पाने की कोशिश कर सकता था। मगर इस मामले में दो बातें अहम हैं। अव्वल तो हनीफ इस काम पर राज़ी नहीं होता। दूसरे, उस मुख्तसर सी गैलरी में मेरे छुपने की कोई जगह नहीं थी, क्योंकि बाहर वाला दरवाज़ा लोहे की उमूदी मजबूत पट्टियों से इस तरह बना था कि हर पट्टी के दरमियान इंच का फासला था। बाहर वाला अंदर का पूरा मंजर नहीं देख सकता था, अलबत्ता जुज़वी तौर पर गैलरी में मौजूद कोई शय उसकी निगाहों से महफूज नहीं रह सकती थी। अगर ये मसला किसी तरह हल हो जाता और मेरे लिए दरवाज़ा खुल जाता, तब मैं आज़ादी के लिए कोशिश कर सकता था। उसके बाद मैं सोया नहीं। खासी देर तक सोचता रहा कि हनीफ को क्यों कर राज़ी किया जाए। उससे चंद मुलाकातों में मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो ज़िंदगी से प्यार करने वाला शख्स है और खौफ के सबब कोई ऐसी हरकत करने के लिए तैयार नहीं है जिसकी वजह से उन लोगों से उसकी जान को कोई ख़तरा लाहक हो। मगर उसे राज़ी किया जा सकता था कि वो रिहाई के लिए मेरा साथ दे और मुझे यहाँ से निकलने का मौका दे। अगरचे इस बात का इम्कान था कि वो इनकार कर देता, लेकिन कोशिश करके देखने में कोई हर्ज नहीं था। सुबह के वक्त मैंने सोने के बजाय एक्सरसाइज करना मुनासिब समझा और जिस्मानी तौर पर फिट रहने के लिए हसन अली ने जो वर्जिशें बताई थीं उनके लिए कोई मशीन या जगह दरकार नहीं थी। मैं उस तहखाने में भी आसानी ये एक्सरसाइज कर सकता था। हनीफ सुबह रोशनी होने के बाद खासी देर में आया। उस वक्त तक मैं सोच चुका था कि मुझे क्या करना है। मैं मुतफक्किर सूरत बनाकर बैठ गया। वो हमदर्दी से बोला, क्या बात है साहब, परेशान नजर आ रहे हो? उसने नाश्ते की ट्रे सामने रखी। मैंने ठंडी सांस ली। हनीफ भाई, अपने लिए क्या परेशान होना, बचपन से ऐसे हालात देखता आ रहा हूँ, लेकिन तुम क्या साहब? वो परेशान हो गया। देखो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन अंधेरे में रखना भी मुनासिब नहीं है। मैंने नाश्ते पर हाथ मारना शुरू कर दिया। कल रात मुझे ऊपर गैलरी में आहट महसूस हुई। मैं सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गया। वहाँ दो अफराद आपस में बात कर रहे थे। मैंने कान लगाकर सुना। पता है वो क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? हनीफ मेरे अंदाज से खौफजदा हो गया। मैंने दिल ही दिल में खुद को अपनी अदाकारी पर मुबारकबाद दी और बयान जारी रखा। वो कह रहे थे कि बस अब इसका खात्मा कर देना चाहिए। भाई मैं तो कांप उठा ये सोचकर कि वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं। फिर दूसरे की आवाज़ आई, अभी नहीं यार, जब तक यहाँ है तब तक तो उसे जिंदा रखो, वरना घर के काम कौन करेगा? तुम समझ रहे हो ना वो किसकी बात कर रहे थे? मेरी? हाँ भाई, वो तुमसे छुटकारे की बातें कर रहे थे। देखो, मैंने तुम्हें खबरदार कर दिया है। हाय अल्लाह, अब मैं क्या करूंगा? ये मुझे मार देंगे, मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं। उसने रोना शुरू कर दिया। हनीफ भाई, मैं तुम्हारे साथ हमदर्दी ही कर सकता हूँ। मैं तो खुद बेबस और कैद में हूँ। बाहर निकल सकता तो फिर तुम देखते कैसे खुद को भी बचाता और तुम्हें भी निकाल कर ले जाता। हाय अल्लाह, तो क्या मैं मर जाऊंगा? अरे आहिस्ता बोलो, उन्हें क्यों एहसास दिला रहे हो कि तुम उनके मंसूबे से वाकिफ हो गए हो? हाँ, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, फिर मैं इन लोगों से निमट लूंगा। तुम कैसे निमटोगे? गुल खान की सूरत देखी है, उसका नक्शा मैंने ही बनाया। अगर खाली हाथ से मुकाबला करना हो तो मैं अकेला ही इन चारों के लिए काफी हूँ। हाँ, वो तुमको बहुत गालियां और धमकियां दे रहा था। अगर उसे आलमगीर ने ना रोका होता ना तो अब तक तुम्हें गोली मार चुका होता।
तुम ने देखा वो कितना बड़ा है मुझसे। अगर मुझे एक बार इस जगह से निकलने का मौका मिल जाए ना तो तुम देखना, आज़ाद होना कोई मसला ही नहीं होगा, बल्कि मैं तुम्हें अपने पापा से मुंह मांगा इनाम भी दिलवा दूंगा। वो इस मुल्क के अमीर तरीन शख्स हैं। हनीफ की आंखें फट गई। आप इतने बड़े बाप के बेटे हो, पर इन लोगों ने आपको पकड़ा क्यों है? ये मेरे बाप से तावान लेना चाहते हैं। हाँ, यही बात होगी। साहब, मैंने आपको आज़ाद कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा? ये बदमाश मुझसे 1 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। पापा के लिए रकम कोई मसला ही नहीं है। अगर तुम्हारी मदद से आज़ाद हुआ तो तुम्हें जो इनाम मिलेगा ना वो लाखों में ज़रूर होगा। पापा बहुत फरागदिल आदमी है, हो सकता है 10-15 लाख ही दे दें। 10-15 लाख? उसने ख्वाब किसी कैफियत में कहा। उस वक्त लाख रुपए भी इतनी बड़ी रकम थी कि आम आदमी उसे हासिल करने का सोचकर ही लरस जाता था। अफगान जंग के नतीजे में काली दौलत के सैलाब का आगाज था, इसलिए आमतौर से रुपए की कदर थी। लाख और करोड़ बेवकत नहीं होते थे। हाँ, बल्कि हो सकता है पापा खुश होकर ज्यादा ही दे दें। 10 लाख रुपए? उसकी सुई अभी तक वहीं अटकी हुई थी। मुझे शर्मिंदगी हुई। मैं एक सीधे साधे शरीफ आदमी को अपनी मतलब बरारी के लिए बेवकूफ़ बना रहा था, और यही नहीं बल्कि उसे सबक भी दिखा रहा था। मैंने शर्मिंदगी से सोचा, खैर एक बार मैं लोगों की कैद से निकल जाता तो जमशेद अली से कहकर उसे इनाम भी दिलवा सकता था और कोई मुलाजमत भी। फिल वक्त मजबूरी थी, मुझे बहर सूरत इन लोगों की कैद से आज़ाद होना था। इन लोगों की नीयत दुरुस्त नहीं थी। जो मुझे बहलाने के लिए झूठा वादा कर सकते थे, मैं इन लोगों पर भरोसा करने के लिए कतई तैयार नहीं था। तुम्हें रिहाई भी मिलेगी और इनाम भी, लेकिन इसके लिए तुम्हें हिम्मत करना होगी। मुझे कोशिश करके यहाँ से निकालना होगा। इस बार वो होश की दुनिया में आ गया। उसका जहन उन खतरात के बारे में सोचने लगा था। मैंने उसके चेहरे के रंग बदलते देखे। आखिर में उस पर खौफ गालिब आ गया। नहीं साहब, अगर इन लोगों को मेरे इरादे की भिनक भी मिल गई ना तो ये बेदर्दी से मुझे कत्ल कर डालेंगे। आप नहीं जानते ने, ये बहुत जालिम लोग हैं। एक दिन मैंने इत्तेफाक से इनकी बातें सुन ली। वो अपने 2 दुश्मनों का जिक्र कर रहे थे जिन्हें इन्होंने मारकर इस कोठी में कहीं दफन कर रखा है। साहब, ये मुझे भी मारकर इधर ही दफन कर देंगे। अभी तो नहीं, लेकिन 3-4 दिन में वो यही करेंगे। नहीं साहब, मैं इनसे माफ़ी मांग लूंगा, इनके पाँव पड़ जाऊंगा। मुझे यकीन है वो मुझ गरीब पर रहम करेंगे। वो बर्तन लेकर खड़ा हो गया। साहब, अगर लैट्रीन जाना है तो मेरे साथ आ जाओ। मैं उसके साथ लैट्रीन तक गया। उस काम से फारिग होकर मैंने तहखाने में जाने से पहले एक बार फिर गैलरी का गौर से मुआयना किया। ये कोई 5 फुट चौड़ी और 30 फुट लंबी थी। बाहर जाने वाले दरवाजे के साथ ही तहखाने का दरवाज़ा था और दूसरे कमरों के दरवाजे कोई 15 फुट के फासले पर थे। अगर मैं उनमें छुप जाता तब भी मसला हल नहीं होता। गैलरी से बाहर जाने वाला फौलादी दरवाज़ा कोई 4 फुट चौड़ा था और उसके दोनों जानिब 6-6 इंच की दीवार बचती थी। मैं उस दीवार से लगकर खड़ा हो भी जाता तब भी बाहर मौजूद फर्द की निगाह से बच नहीं सकता था। सबसे बढ़कर हनीफ मुझसे ताउन करने पर तैयार नहीं था। ऐसे में मैं किसी कोशिश का सोच भी नहीं सकता था। मैं मायूसी के आलम में वापस तहखाने में चला गया। हनीफ लंच लेकर आया तब भी चुप था। उसने मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की। मैंने उसे कई बार उकसाया, लेकिन वो टस से मस न हुआ। खाना खत्म होते ही वो बर्तन लेकर वापस चला गया। मुझे कैद में आए 2 दिन हो चुके थे। मुझे नहीं मालूम था कि बाहर क्या हो रहा है। ये बात यकीनी थी कि इन लोगों ने जमशेद अली से राब्ता कर लिया था, लेकिन उन दोनों के दरमियान मेरी रिहाई के लिए क्या मुज़ाकरात चल रहे थे और इन लोगों ने जमशेद अली से क्या मुतालबा किया था, मैं सबसे बेखबर था। ऐन मुमकिन था ये लोग जमशेद अली से कोई ऐसा मुतालबा कर देते जो उनके लिए पूरा करना मुमकिन न होता। इस सूरत में मेरी रिहाई बल्कि ज़िंदगी के इम्कानात भी सिफर हो जाते। मैं किसी पर तकिया करके नहीं बैठना चाहता था, चाहे वो जमशेद अली ही क्यों ना हो। हसन ने मुझसे हमेशा यही कहा था, तुम अपने जोरे बाजू पर भरोसा करो। मैं या जमशेद अली तुम्हारी मदद और रहनुमाई ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी की जंग तुम्हें खुद ही जीतना और लड़ना होगी। हसन की इस बात को मैंने ना सिर्फ समझ लिया था बल्कि उसे अपनी ज़िंदगी का नस्बुलैन भी बना लिया था। उस जगह से फरार का फैसला करते ही मैं इस मामले पर यकसू हो गया। रात को भी हनीफ ने मुझसे इस मौजू पर कोई बात नहीं की। इस दफ़ा वो चिकन लाया था, साथ में पराठे थे। वाह भाई, तुम तो रहमत का फरिश्ता साबित हो रहे हो। मैंने खुश होकर कहा, मैंने नहीं बनाया है, मुझे खाना बनाना आता ही कहाँ है, यही लोग लाते हैं। उसने मुर्दा से अंदाज में जवाब दिया। जब से मैंने उसे साथ मिलाने के लिए झूठ बोला था, वो बेहद खौफजदा और चुप चुप सा रहने लगा था। खाने के बाद वो मुझे ऊपर वॉशरूम तक ले गया, फिर मुझे तहखाने में बंद करके चला गया। उन लोगों ने मुझे अब तक लेटने के लिए बिस्तर तो क्या, एक चादर तक नहीं दी थी। जैसे ये लोग खौफजदा थे। मुझे कुछ दिया गया तो मैं उसे उनके खिलाफ इस्तेमाल ना कर बैठूं। मैं तीसरी रात भी नंगे और नम फर्श पर सोने के लिए लेट गया। इन 3 रातों में मेरा वजूद वहशत ज़्यादा हो गया था। लिबास और जिस्म मिट्टी से खराब था और बाल चीकट हो चुके थे। मुझे खुद से कराहियत महसूस हो रही थी।
ایک بات طے تھی کہ انسان کو نیند ہر حال میں آ جاتی ہے۔ اس ننگے اور نم فرش پر بھی مجھے اتنی ہی اچھی نیند آتی تھی جتنی کہ اپنے نرم گرم بستر پر۔ کھانا کھا کر میں جلد سونے کے لیے لیٹ گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ اچانک مجھے ایسا لگا جیسے کوئی مجھے آواز دے رہا ہے۔